इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। सर, इंडिया टीवी पे आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, सबसे पहले बात करें उस चीज़ की जिसको लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न आजकल बिहार में नज़र आ रहा है। हेडलाइंस लगातार बन रही हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेके। आपने बोला कि बिहार में हालात भयावह हो गए हैं। सरकार एनडीए की, आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। हालात भयावह क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, आप इन घटनाओं से भाग नहीं सकते हैं, आपको उसको एड्रेस करना होगा। अनटिल अनलेस यू विल नॉट एक्नॉलेज, आप उसके समाधान पर नहीं जाएंगे। एक सहयोगी होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि प्रदेश की परिस्थिति और जनता की भावना को मैं अपनी ही सरकार के समक्ष रखूं। अब इसमें दिक्कत कहाँ हो रही है, जैसे मैं केंद्र में सरकार का हिस्सा हूँ, मैं वैसे बिहार में सरकार का हिस्सा नहीं हूँ। मैं बिहार सरकार का समर्थन मैं ज़रूर कर रहा हूँ, बट मैं बिहार में सरकार का मैं हो भी नहीं सकता, मेरा कोई विधायक भी नहीं है। जब मैं केंद्र में सरकार का हिस्सा हूँ तो जब नीति निर्माण होती है, पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस लिए जाते हैं, तो उसमें मेरी एक भूमिका रहती है। उसमें मैं अपनी बातों को, अपने कंसर्न्स, अपने सजेशंस को मैं रख सकता हूँ। बट बिहार में ये अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि उस समिति का मैं हिस्सा नहीं हूँ, मेरा कोई भी साथी उसमें नहीं है। तो ऐसे में जब ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं, मेरा कहना, और मैंने जितनी बार मैंने कहा है, मेरा कोई एक बयान आप दिखा दीजिए जहाँ पे मैं सरकार को या मुख्यमंत्री जी को मैं इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहा हूँ। नहीं, मेरा सवाल प्रशासन से है और मैं चाहता हूँ कि प्रशासन जवाबदेही तय करे। जब तक आप जवाबदेही तय नहीं करेंगे, एक के बाद घटनाएं ऐसी होती रहेंगी। ऐसे में प्रशासन को मुस्तैद होने की ज़रूरत है, प्रशासन को चिन्हित करने की ज़रूरत है कि कहाँ पे लापरवाही हो रही है। मैं ये मानता हूँ कि ये कहा भी जाता है कि चुनाव है, शायद इस वजह से आपराधिक घटनाओं को ज़्यादा बल मिल रहा है, ज़्यादा हुई है। बट अगर इस दृष्टि से भी हो रही हैं, तब भी नियंत्रित करने की जिम्मेदारी प्रशासन की ही है। और जब मैं इन बातों को गलत सही ढंग से रखता हूँ तो एक तस्वीर पोर्ट्रे की जाती है कि जहाँ पे मैं अपनी ही सरकार के खिलाफ हूँ। मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूँ और मेरी इन चिंताओं में कतई बगावत नहीं है। मेरे वो कंसर्न्स हैं, मैं चिंतित हूँ बिहार को लेकर, बिहारियों को लेकर। बट एट द सेम टाइम मेरा विश्वास भी मुख्यमंत्री जी पर ही है, क्योंकि इन्हीं को बिहार की जनता ने सुशासन बाबू का नाम भी दिया था। इन्होंने पहले भी अपराध को नियंत्रित किया था, जब 90 के दशक में जंगल राज से बिहार को बाहर निकालने का इन्होंने काम किया था, और आज भी कर सकते हैं, ये मेरा विश्वास है। किया था, कर तो नहीं रहे अभी तक। अब ये कहना कि बिहार में अपराधियों के सामने प्रशासन नतमस्तक है, आपने कहा स्थिति भयावह है, प्रशासन के अपराधियों के सामने नतमस्तक है। प्रशासन की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की, अगर प्रशासन की जिम्मेदारी है अपराध और कानून व्यवस्था को ठीक करने की, तो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है कि प्रशासन के मार्फत वो कर रहे हैं। वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी सपोर्ट। मैं ये कतई नहीं मानूंगा कि वैसा नहीं कर पा रहे हैं। हाल फिलहाल में जिस स्तर पे घटनाएं घट रही थी, अगर आप पिछले कुछ दिनों का आप देखें तो उसमें नियंत्रण आया है। और यही विश्वास मैंने बार बार मुख्यमंत्री जी पर मैंने जताया था, और इसीलिए इन चीज़ों को इतने लाउडली मैंने फ्लैग ऑफ भी किया था कि सही मतलब ये वो समय था जब अब कड़े फैसले लेने की ज़रूरत थी, जो संभवतः मुख्यमंत्री जी के द्वारा लिए गए हैं। प्रशासन भी हाल फिलहाल के दिनों में जिस तरीके से मुस्तैद दिख रहा है, और मैं उम्मीद करता हूँ फिंगर्स क्रॉस कि ऐसे ही चलता रहे। नहीं तो जिस तरीके से आए दिन घटनाएं हो रही थी, हत्या की हो, बलात्कार की हो, वो ज़रूर चिंताजनक थी। और अगर ऐसी परिस्थिति है और उसमें एज एन एलाय मैं खामोश रहूँ जस्ट बिकॉज कि मैं साथ में हूँ, ये मुझे कतई गवारा नहीं है। वो नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, ये इस आधार पे हमें समझ में आया जो आपने बोला उसके हिसाब से कि स्थिति अगर भयावह है, प्रशासन नतमस्तक है अपराधियों के सामने, इसका मतलब नियंत्रण नहीं है। और आपने ये भी बताया कि नीतीश कुमार जी के गृह जिले में नालंदा की घटना को लेकर आपने बहुत नाराजगी जताई। इतना सब कुछ है तो कैसे माना जाए कि मुख्यमंत्री कमांड में है आपके हिसाब से? देखिए, मैं गठबंधन का समर्थन कर रहा हूँ, एनडीए की बैठकों में मैं शामिल होता हूँ, मुख्यमंत्री जी से निरंतरता में संवाद होता है। ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि मुख्यमंत्री जी पूर्णतः राज्य का नेतृत्व करने के लिए पूरी तरीके से सामर्थ हैं। और ये वही मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 2 दशक तक बिहार को विपरीत परिस्थितियों में, और जब मैं विपरीत परिस्थिति बोलता हूँ क्योंकि मैं मानता हूँ कि एक राज्य को विरोधाभास की सरकार में चलाना बहुत मुश्किल होता है जब संघीय ढांचे में केंद्र में कोई और सरकार और राज्य में कोई और सरकार। आज जब मेरे प्रधानमंत्री डबल इंजन की सरकार का जिक्र करते हैं, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से डबल इंजन की सरकार का लाभ राज्य को मिलता है। हमारे बिहार की विडंबना ये रही
कि 2000 के दशक में जब तक केंद्र में यूपीए की सरकार थी तो बिहार में एनडीए की सरकार थी। जैसे ही केंद्र में एनडीए की सरकार आई 2014 में, तो बिहार में 2015 में महागठबंधन की सरकार बन गई। तो इस विरोधाभास के दौर में भी जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी बिहार को आगे लेकर आए हैं, वो मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि वो नेतृत्व क्षमता उन्हीं में ही है। फिर ये विश्वास कैसे है कि ये अगर कैसे मान लेंगे वो विश्वास है कि जब आप ये कहते हैं कि बिहार की सरकार को समर्थन देना दुख हो रहा है बहुत। नहीं, देखिए जिस तरीके से अगर अपराध इसी तरीके से होता रहे, जिस दिन मैंने ये बयान दिया था उस दिन मैं गया जी जा रहा था, उस दिन मेरा वहाँ पे कार्यक्रम था। आप गया जी की घटना का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एम्बुलेंस में एक महिला के साथ डॉक्टर टेक्नीशियंस ने जिस तरीके से सामूहिक दुष्कर्म किया, ये घटनाएं आपको दुखी करती हैं, आपको विचलित करती हैं, और ऐसे में आप खामोश कतई नहीं रह सकते हैं। मैं जस्ट बाय द वर्च्यू कि मैं एक सरकार के साथ हूँ और इसीलिए मैं गलत को गलत ना बोलूँ, ये सोच वाला व्यक्ति मैं नहीं हूँ। मैं आज की तारीख का 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूँ, जहाँ पे मैं मानता हूँ कि अगर आप इसको नियंत्रित करेंगे तो ये हो जाएगा, और इसीलिए मुझे उस चीज़ को उतनी ही स्ट्रांगली फ्लैग ऑफ करना ज़रूरी था। सर, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति गलत को गलत बोले, यही अपेक्षा ही रहती है, सबको ये करना चाहिए। लेकिन इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति गलत को समर्थन करे दुख के साथ, शर्मिंदगी के साथ, वो मजबूरी क्या? नहीं, कतई वो मजबूरी नहीं है। जिस दिन पानी सर से गुजरेगा, ये मैं पहले भी कर चुका हूँ और मैं दोबारा करने की भी हिम्मत में रखता हूँ। आज की तारीख में बिहार में मुझे बता दीजिए कोई एक राजनीतिक दल जिसमें इतनी हिम्मत हो कि वो अकेले चुनाव लड़के दिखा दे। बिहार की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक राष्ट्रीय जनता दल, क्या हिम्मत है 15 साल सत्ता में रहने के बाद कि वो अकेले चुनाव लड़ लें? हमारे देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, क्या उसमें हिम्मत है कि बिहार में अकेले चुनाव लड़ ले? चिराग पासवान में इतनी हिम्मत तो है कि 2020 में, वो भी विपरीत परिस्थितियों में, जहां पहले चरण के नामांकन के दौरान मेरे पिता का निधन हुआ था, उन परिस्थितियों में मैंने अकेले चुनाव लड़ने की मैंने हिम्मत रखी थी। तो अगर कभी ऐसी परिस्थितियां इतनी ज़्यादा विपरीत हो जाएंगी तो जब फैसला लेना होगा तो मैं उस वक्त लूँगा। पर आज की तारीख में मुझे नहीं लगता कि इतने कड़े फैसले लेने की ज़रूरत है। सहयोगी के नाते जहाँ जहाँ पे मेरे सुझाव की ज़रूरत होगी वो मैंने कल भी दिए थे, मैं आज भी दूंगा। वो चीज़ जेडीयू के ऊपर भी लागू होती है, वो भी अकेले दम पे नहीं लड़ पाते। हाँ, सारे दल, बीजेपी इंक्लूडेड, ऑल द पार्टीज इंक्लूडेड। एक चीज़, जैसे आप नीतीश कुमार जी के लिए अभी भी एक विंडो दे रहे हैं, इतना सब कुछ के बावजूद, इतनी पीड़ा को, इतने गुस्से के बावजूद, जेडीयू की तरफ से ये कहा जाता है और उसमें ऑन रिकॉर्ड उसमें कोई कोताही नहीं बरती गई कि चिराग पासवान पहले अपराधियों को टिकट देना तो बंद करें, तो वो तो सीधे सीधे अटैक आप पे कर रहा है। लोग कैसे देखा आपने उसमें? मैं कतई मैं वाद विवाद में मैं नहीं पढ़ूंगा। मैं गठबंधन का हिस्सा हूँ। विपक्ष को ये बहुत मज़ा आता है कि जब ऐसे घटक दलों के बीच में विवाद शुरू हो जाए, और विपक्ष ज़रूर ये चाहेगा, इसीलिए वो थोड़ा ज़्यादा इंस्टिगेट भी करते हैं ऐसी चीज़ों को, मेरे बयानों को ज़्यादा एम्पलीफाई उनके द्वारा भी किया जाता है। आपने देखा होगा कि मेरे पिछले बयान को कांग्रेस और राजद के जितने सोशल मीडिया हैंडल्स के द्वारा रीट्वीट किया गया था, इतना तो शायद ही मेरे अपने किसी अच्छे बयान को मेरे साथियों ने कभी किया हो। तो ऐसे में विपक्ष ज़रूर ये चाहेगा कि मैं गठबंधन से अलग हो जाऊं, तो उनकी राह आसान हो जाएगी, क्योंकि उनके पास इस बात का उदाहरण है पिछले विधानसभा चुनाव के परिणाम। आज अगर राजद कहती है कि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, सबसे ज़्यादा विधायक हैं, तो भैया कैसे आए आपके पास सबसे ज़्यादा विधायक? जो जनता दल यूनाइटेड सीटें हारी, वही सीटें आप जीते ना। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, जनता दल यूनाइटेड की सीटों में आप चिराग पासवान के प्रत्याशियों के वोट आप जोड़ दीजिए। अगर उस वक्त भी 2020 में भी अगर एनडीए इतना ही यूनाइटेड रहता जितना आज की तारीख में है, तो राजद, मुझे लगता है, दहाई का आंकड़ा पार करने में भी इनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। तो ऐसे में विपक्ष ज़रूर चाहेगा कि इन परिस्थितियों को, मेरे बयानों को आधार बनाकर गठबंधन के बीच में दरारें दिखाएं। कई बार हमारे गठबंधन के भी कुछ साथी इसमें आ जाते हैं, नोकझोंक में आ जाते हैं, बट मैं कतई नहीं, मैं बहुत समझ से काम लेने वाले व्यक्तियों में से हूँ। उन्होंने ये कहा इसलिए मैं पलट के ये कहूँ, कतई नहीं, ये गठबंधन के भीतर की बातें हैं। मैं उनसे जब व्यक्तिगत तौर पे मिलूंगा तो मैं इसको सुलझा लूँगा। आपके बारे में, जैसे आपकी पार्टी के बारे में इस तरह की बातें, जो एक तो मैंने कहा कि अपने आप में बहुत ख़राब बात है कि अपराधियों को टिकट देते हैं, क्या आप ये मानेंगे कि हाँ देते हैं? दूसरी चीज़ की दबी जुबान में ये कहा जाता है कि चिराग पासवान एलजेपी का क्या ही कहना, वो तो टिकट बेचते हैं। तो सहयोगी दल भी अगर इस तरह के नैरेटिव को फैलाएं, क्या वहाँ कष्ट नहीं होता, आपको दुख नहीं होता है? क्या हो रहा है? देखिए, जब आप बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं ना,
तो आपको इन तमाम बातों से ध्यान हटाकर सिर्फ अपने लक्ष्य पे आपको अपना ध्यान केंद्रित करना होगा, और मैं वही कर रहा हूँ। भटका मेरे जीवन में बहुत आए हैं। जब मैं पिछले 3 साल भी संघर्ष में जूझ रहा था, उस वक्त भी कई तरीके की बातें मेरे बारे में कही गई। जब मेरी पार्टी टूटी, मेरा परिवार टूटा, दुनिया भर के आरोप प्रत्यारोप मेरे ऊपर लगाए गए। इवेंचुअली लोकसभा में 100% स्ट्राइक रेट किसका रहा? क्यों? क्योंकि मेरा ध्यान केंद्रित था। उस वक्त भी यही सारे आरोप लगाए गए कि टिकट इसको दे दिया तो इसको कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। क्या हुआ? इवेंचुअली आज मेरे 5 सांसद बिहार की एक खूबसूरत तस्वीर को सदन में प्रस्तुत करने का काम कर रहे हैं। मैं एक अपने एमवाई समीकरण को लेकर चल रहा हूँ, विपक्ष का एक अपना एमवाई समीकरण है जिसमें जातीयता सांप्रदायिकता है, बट मेरे एम में सांप्रदायिकता नहीं है, मेरे एम में महिलाएं हैं। उनके एम में जातीयता है, उनके वाई में जातीयता है, मेरे वाई में युवा हैं। और मैं उस समीकरण के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, महिला युवा का। और जो मैंने अपनी 5 लोकसभा में मैंने करके दिखाया, 5 में से 4 युवा हैं और 2 महिलाएं हैं। नारी शक्ति अधिनियम का भी 100% पालन मेरी पार्टी ने किया। तो मैं अपने लक्ष्य पे मैं क्लियर हूँ। कौन क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है, इवेंचुअली मुझे पता है द रिजल्ट्स विल मैटर, और मैं सिर्फ रिजल्ट्स पे अपना ध्यान दे रहा हूँ। 2020 में ऐसा क्या था चिराग जी, जब उस समय यूनिटी नहीं थी, नीतीश कुमार को हराने पे आप लगे हुए थे। 2025 में ऐसा क्या हो गया कि अब उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए आप बात कर रहे हैं? देखिए, 2020 की परिस्थितियां अलग थी। मेरे पिता लंबे समय तक अस्पताल में थे, उनकी तबीयत खराब थी, और वही समय था जब चुनाव सर पर आ गए थे। और ऐसे में क्योंकि मेरे पिता अस्वस्थ थे और पार्टी का चेहरा वो थे, पार्टी के पक्ष को रखने वाले वो थे, ऐसे में गठबंधन का विश्वास मुझ पे उतना नहीं था कि मैं उनकी अनुपस्थिति में मैं उस तरीके से पार्टी या गठबंधन को आगे लेकर मैं जा पाऊँ। तो 2020 में मुझे कॉर्नर किया जा रहा था, मेरी बातों को सुना नहीं जाता था, मेरे पक्ष को समझा नहीं जाता था, मुझे अहमियत नहीं दी जाती थी। तो ऐसे में जिस गठबंधन में आपको अहमियत नहीं मिल रही हो, तो उस गठबंधन का हिस्सा रहने का फिर कोई मतलब भी नहीं था। और इसीलिए 2020 में ये फैसला लिया। बट उस वक्त भी मेरा समर्पण मेरे प्रधानमंत्री के प्रति इतना था कि मैं गठबंधन से तो अलग हुआ, अकेले मैंने चुनाव लड़ा, बट किसी वैकल्पिक ऑल्टरनेटिव अलायंस में नहीं गया। और ऐसा नहीं था कि मेरे पास ऑल्टरनेटिव अलायंस का उस वक्त ऑफर नहीं था, मैं चाहता तो मैं वो भी मैं कर सकता था, बट मैं नहीं गया। बट आज परिस्थिति अलग है। जिस तरीके से एनडीए के 25 साल होने पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा उस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम घटक दलों को आमंत्रित किया गया, उस वक्त मुझे भी वो निमंत्रण मिला जिसमें प्रधानमंत्री जी ने मुझे गले लगाकर मुझे गठबंधन में वापस सम्मिलित करने का काम किया। उस वक्त भी मेरे जहन में ये तमाम प्रश्न थे कि क्या मैं गठबंधन के भीतर जाऊंगा, क्या पुनः वही परिस्थिति बनेगी, मुझे सुना जाएगा, नहीं सुना जाएगा। इन तमाम बातों पर विस्तार से लंबे समय तक हम लोगों ने चर्चा की। और आज जब मुझे गठबंधन के भीतर वो स्पेस मिलता है, ऐसा नहीं कि आज भी मेरे कंसर्न्स नहीं होते या इश्यूज नहीं होते, बट आज मैं गठबंधन के भीतर उसको रख सकता हूँ। अगर इंटरनली मुझे कहीं पे प्रॉब्लम हो रही है, किसी बात को लेकर कुछ हो रहा है, वो मैं रख सकता हूँ, उसको एक्नॉलेज किया जाता है, उसको एड्रेस किया जाता है, जो 2020 में नहीं हो रहा था। तो 20 और 25 में यही फ़र्क है। अभी की अगर बात करें तो नीतीश कुमार जी की जिस तरह की कई सारी चीज़ें पब्लिक पोस्टिंग जैसी हो जाती है, जो कि बहुत उटपटांग होती है, और वो कई सारी चीज़ें हुई वैसी जो कि आम जनता को सीधे शॉकिंग लगता है कि ये क्या हो रहा है। खास तौर पे नीतीश जी के पहले की छवि से तुलना करें तो क्या ये बात आप लोगों को भी चिंतित नहीं करती कि एक मुख्यमंत्री ऐसा कैसे? देखिए, मुझे लगता है इन बातों को बेवजह का तूल दिया जा रहा है और बहुत एम्पलीफाई करके विपक्ष के द्वारा, क्योंकि फिर वही है कि विपक्ष फॉल्स नैरेटिव पे प्ले करने का माहिर हो गया है। उन्होंने सिर्फ हर विषय को एक फॉल्स नैरेटिव के तौर पर दर्शाकर लोगों को भ्रमित, लोगों को डराने का उन्होंने काम किया है। और मुख्यमंत्री जी के व्यक्तिगत विषयों को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर अब इस तरीके से हमला किया जा रहा है। मैं कतई में उसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं ज़रूर कहूंगा कि गठबंधन के भीतर इसको लेकर कोई चर्चा नहीं है। गठबंधन इस बात को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त है कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार पूरी तरीके से सुरक्षित है। चुनाव इनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। चुनाव के बाद पुनः मुख्यमंत्री पद की शपथ एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही लेंगे। ये किसी की पर्सनल हेल्थ पे बात करने का तो मतलब ही नहीं होता, डॉक्टर की जिम्मेदारी है। बट मुख्यमंत्री अगर इस तरह का बिहेवियर करें, मैं सिर्फ बिहेवियर की बात कर रहा हूँ, क्या चिराग पासवान को एज ए बिहार के यूथ वो पसंद है कि हाँ हमारा मुख्यमंत्री ऐसा हो? मुझे मुख्यमंत्री जब डोमिसाइल नीति को अपनाने की बात करते हैं, मुझे वो उनकी सोच प्रभावित करती है। जब वो गरीबों की सोच को मद्देनज़र रखते हुए बिजली यूनिट्स फ्री करते हैं, मुझे वो प्रभावित करता है। पेंशन जब लंबे समय से हमारे राज्य की मांग रही थी,
अलग अलग वर्ग से जुड़ी हुई महिलाओं को लेकर उसको जब वो पूरा करते हैं, पेंशन को बढ़ाने की बात करते हैं, मुझे उनके द्वारा लिए गए वो फैसले ज़्यादा प्रभावित करते हैं, ना कि किसी एक कार्यक्रम में उन्होंने कोई एक ऐसी चीज़ की जिसको विपक्ष ने सिर्फ एम्पलीफाई और रिपीट मोड पे लूप पे चला के दिखाते गए। मुझे नहीं लगता इन बातों से कोई फ़र्क पड़ता। आप ये नहीं मानते हैं कि नीतीश कुमार एनडीए के लिए बर्डन हैं? Of course not. Of course not. You're talking about him being a liability. I think he's one of the assets in our alliance. और उन्होंने वो ये कहने के लिए नहीं, उन्होंने करके दिखाया है। जैसा मैंने कहा, 90 के जंगल राज से बिहार को निकालना आसान नहीं था। विपरीत परिस्थितियों में विरोधाभास की सरकार होते हुए 2 दशक तक बिहार को आगे लेकर जाना ये आसान परिस्थिति नहीं थी, तो उन्होंने करके दिखाया। सो वो कतई वो बर्डन नहीं है, ही इज़ एन एसेट एंड एब्सोल्युटली उनके अनुभव का लाभ पुनः 2025 चुनाव में हम लोग को मिलेगा। आप ये मानते हैं कि बिहार में जो हेल्थ की व्यवस्था है, जो एनडीए सरकार ने आपकी ने किया है, एजुकेशन की जो व्यवस्था है वो बहुत शानदार है, ऐसी होनी चाहिए? नहीं, मैं कतई नहीं मानता कि वो बहुत शानदार है, मैं बिल्कुल नहीं मानता, और उसमें अभी बहुत गुंजाइश है उसको आगे लेकर जाने की। मेरी पूरी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच ही वही है। उस कार्य को करने के लिए इस बार चिराग पासवान बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने को तैयार हैं? मुझे इस बात का एहसास हुआ है ओवर द ईयर्स, आज मैं तीसरी बार का मैं सांसद हुआ, मुझे समझ में आया कि केंद्र में रहकर मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को मैं धरातल पे नहीं उतार सकता, और मेरा राजनीति में आने का एकमात्र कारण ही बिहार और बिहारी रहे। मैं दिल्ली में पला बड़ा हूँ, बिहार में मुंबई में मैंने काम किया है। मैंने करीबी रूप से देखा है कि किन परिस्थितियों में बिहारी दूसरे राज्यों में रहते हैं। टू एन एक्सटेंड, मतलब बिहारी शब्द तक को गाली बना दिया जाता है, बिहारियों को जिस तरीके से पीटा जाता है। महाराष्ट्र जैसे राज्य में कुछ क्षेत्रीय दल हैं जो अपनी राजनीति को चमकाने के लिए जिस तरीके से उत्तर भारतीयों पे, बिहारियों पे खासतौर पे उनको प्रताड़ित करने का कार्य करते हैं। तो इसीलिए मैं राजनीति में आया था कि बिहार के खोए हुए गौरव, बिहार की खोई हुई स्मिता, बिहारियों के सम्मान को लेकर मुझे कार्य करना है। बिहार को देश का नंबर 1 राज्य बनाना है, बिहारियों को नंबर 1 पर लेकर जाना है। केंद्र में रहकर ये संभव नहीं है, इसीलिए ये इच्छा ज़रूर मैंने जाहिर की है कि मैं बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता हूँ। नज़रें कहाँ हैं उसके बाद? नज़रें सिर्फ और सिर्फ बिहार और बिहार के विकास को लेकर है, और ये मैं बहुत ईमानदारी से बोल रहा हूँ। आप जहाँ पे नज़र देख रहे हैं कि मेरी शायद जा सकती है, वहाँ पे वैकेंसी ही नहीं है, तो कतई कोई नज़र नहीं है। एक ईमानदार नेक नीयत के साथ, और मुझे ऑनेस्टली बोलूँ, ना किसी पद का लालच है। मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ जहाँ उम्र भर आरोप ही ये लगे हैं कि भैया प्रधानमंत्री कोई भी मंत्री आपके पिता रहते हैं, तो ना मुझे किसी पद का लालच है, बट हाँ अपनी सोच को धरातल पर उतार सकूँ, ये लक्ष्य ज़रूर। लेकिन सोच को धरातल पर उतारने के लिए पावर भी चाहिए होता है। आप केंद्र में मंत्री, सांसद छोड़ के बिहार में विधायक बनने के लिए तो नहीं जाएंगे? नहीं, मैं बिल्कुल पावर आने वाले दिनों में बिहार में एक मजबूत सरकार हम लोगों की बनेगी। एंड अनलाइक आज की परिस्थिति जहाँ पे मैं सरकार का समर्थन कर रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि मैं बहुत मजबूत हिस्सा बिहार सरकार का आने वाले दिनों में मेरी पार्टी रहेगी। तो ऐसे में जब आप पॉलिसी मेकिंग में जब आपकी इन्वॉल्वमेंट आ जाती है, तो आप ज़रूर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को उस माध्यम से धरातल पर उतार सकते हैं। अगर सरकार बनती है, इंडिया की आप जीत होती कतई है, इसी प्रश्न पे कुछ नहीं जवाब मिलने वाला है, क्योंकि जब वैकेंसी ही नहीं है तो इस प्रश्न को आप कितने भी तरीके से पूछ लें। सरकार में शामिल होंगे आप? इतना चलिए कह दीजिए। मेरी पार्टी क्यों नहीं शामिल होगी? नहीं, आप? अब वो आने वाला समय बताएगा कि मैं वहाँ पे सरकार में, ये तमाम चीज़ें मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में ही आएंगी। बट मैं इतना मैं ज़रूर मानता हूँ कि मेरी पार्टी एक अहम हिस्सा आने वाली सरकार में 2025 के बाद जो सरकार बिहार में बनेगी एनडीए की, उसका एक अहम हिस्सा होगी। अगर एनडीए की सरकार बनती है तो डिप्टी सीएम एलजेपी का हो, इस तरह की चीज़ें, इस तरह की रणनीति दिमाग में है? ये मेरे अधिकार क्षेत्र का विषय है कि मैं ऐसी कोई रणनीति पे कार्य करूँ। ये तमाम विषय पूर्णतः मुख्यमंत्री जी के अधिकार क्षेत्र वाले हैं। ना मेरी सोच उस दिशा में जा रही है, ना मेरा ध्यान उस दिशा में है। अगर मुझे अपने लिए ही ये सब करना होता तो आप मुझे ईमानदारी से बताइए 2020 में मैं अकेले चुनाव क्यों लड़ता? और मेरे पास तो बाद में ये कहने को भी था कि भाई मेरे पिता का निधन हुआ है, मेरी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं अकेले में चुनाव लड़ सकूं। मैं उसी वक्त मैं वापस गठबंधन में आता, भाई 10-15 जो भी सीटें दे रहे थे मेरे, कम से कम, क्योंकि हम लोग का स्ट्राइक रेट अच्छा रहता, मेरे 12-13 मेरे विधायक जीत के आते, उसमें से 3-4 मंत्री बनते मेरे। मैं खुद उसी वक्त 2020 में केंद्र सरकार का मैं हिस्सा बन जाता, तो मैं केंद्र में मंत्री 2020 में रहता, आज से 5 साल पहले। इन 5 सालों में मेरे 3-4 मंत्री बिहार में कार्य कर रहे होते। अगर मेरा लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत
सोच को आगे बढ़ाना होता है। बट मेरा लक्ष्य बड़ा है, बिहार, बिहारी फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ। सीमित सीटों पर चुनाव लड़ने की बात आपने कही, कितनी सीट लगभग नंबर्स के हिसाब से आप देखते हैं कि एलजेपी इतनी सीटों पे, एक होमवर्क तो आपने किया होगा? मैंने बिल्कुल किया, एंड आई एम ऑलवेज अ वेरी वेरी वेल प्रिपेयर्ड मैन। मैं अपना होमवर्क हमेशा अच्छे से करके रखता हूँ। लोकसभा में किस गठबंधन में मैं लड़ पाऊंगा, नहीं लड़ पाऊंगा, बट उससे पहले मुझे पता था कि मेरी कौन सी लोकसभा की सीटें होंगी, मेरे कौन से प्रत्याशी होंगे। ये सब मैंने होमवर्क तब भी कर रखा था, मैंने आज भी कर रखा है। बट मैं गठबंधन धर्म की मर्यादा को तोड़ूंगा। अगर ये चर्चा मैं आपके साथ पहले कर लूँ, अपनी उस रिसर्च को आपके साथ पहले डिस्कस कर लूँ और गठबंधन के भीतर बाद में, सो आई थिंक वंस वी डन विद दैट, मैं ज़रूर उसको सार्वजनिक करूँगा। ऐसा कहा जाता है कि आपके दिमाग में 40+ सीटें हैं। मुझसे ज़्यादा बाकियों को पता रहता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। ये सही नहीं है? कतई सही नहीं है। कितनी सीटें, 30 तक भी चलेंगी? अरे प्रभु, आप नीचे क्यों जा रहे हैं? सोर्सेस से और वो बड़े हाईली प्लेस सोर्सेस से ये बताया गया कि एलजेपी के लिए 25 के आसपास सीटें रहेंगी, 100 के आसपास। एक महीना और रुक जाइए ना, सारी संख्या सामने आ जाएगी। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि किसको 25 और किसको 100। कम से कम अभी मैं इस नतीजे पे पहुंचूं कि 30, आप ये वाला कहीं आंकड़ा ना आपको पहुंचे। पसंद नहीं है? नहीं, ये तो पसंद नहीं है आपको? नहीं, आप कतई आप कहीं ना पहुंचे। समय पर सारी जानकारी आपके साथ साझा कर दी जाएगी। इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज राइट नाउ 1% भी इन विषयों को लेकर चर्चा शुरू ही नहीं हुई है, तो ये कयास लगाने के कोई मायने ही नहीं है। नहीं, लेकिन बाकी दलों की बात करें, बीजेपी जेडीयू का तो मैं कंफर्म बता सकता हूँ कि वो तो ऑलरेडी विधानसभा लीड ऑलमोस्ट अपना मार्क मैंने कर कहा चुका कि है। महीने भर की बात है ना, महीने भर में भाई। अब क्या हम लोग अगस्त में हम लोग चल रहे हैं, सितंबर लास्ट तक नोटिफिकेशन या फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो तब तक तो हम लोग को सीटें कर लेनी होंगी ना, कि नोटिफिकेशन के बाद हम लोग बैठेंगे कौन कितनी सीटें करें। कब पहली बातचीत होनी है सीटों को लेके? आई हैव नो आइडिया। एक चीज़ मैं अगर पूछूं कि प्रशांत किशोर आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है, उनकी राजनीति बहुत ज़्यादा चर्चा में, जिन मुद्दों को जिस तरीके से उठाते हैं, और हमने देखा एनडीए के मंत्रियों पे वो बहुत हमलावर रहते हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बहुत सवाल खड़े करते हैं, एजुकेशन को लेकर बड़े सवाल खड़े करते हैं। इस तरह की राजनीति को आप कैसे देखते हैं, इन मुद्दों का इतनी प्रमुखता से कहना? उनके अपने कंसर्न्स हैं, उनकी एक अपनी सोच है राजनीति को लेकर, और उसको वो रखने का कार्य करें। वो गठबंधन का हिस्सा तो है नहीं कि वो तारीफ करेंगे, वो तो विपक्ष की भूमिका में ही है आज की तारीख में। तो जहाँ पे उनको चीज़ें चिंताजनक दिख रही हैं वो रख लें। देखिए, इवेंचुअली आई थिंक ये लोकतंत्र की खूबसूरती है जब अलग अलग विचारधारा वाले लोग राजनीति में आते हैं। मुझे लगता है विकल्प उतने ही ज़्यादा बिहारियों को मिलते हैं चुनने के लिए, अपना फैसला लेने के लिए, और जितने ज़्यादा विकल्प उतना ज़्यादा लोकतंत्र मजबूत होता है। तो एक विकल्प के तौर पर वो भी मौजूद है। वो नैरेटिव, पॉलिटिकल नैरेटिव आपको अच्छा लगता है कि हाँ, इशूज़ पे बात हो रही है बिहार के चुनाव के लिए, ये प्रशांत किशोर का देन है? देखिए, मैं इतना मानता हूँ, मैं जिस राजनीतिक सोच का व्यक्ति हूँ, मैं मानता हूँ कि चर्चा से मुद्दों पर ही होनी चाहिए। जात पात धर्म मज़हब को जब विषय बना दिया जाता है, मैं कतई उसका पक्षधर नहीं। और मुझे लगता है कि जातिवाद राजनीति ने और सांप्रदायिकता की राजनीति ने बिहार और बिहारियों का सबसे ज़्यादा नुकसान किया है। जिस दिन बिहार में चुनाव हम लोग मुद्दों पर लड़ने लग जाएंगे, उस दिन बिहार का स्वरूप और बहुत बेहतर हो जाएगा। आखिर में 2-3 सवाल जरा मैं अपोजिशन के 2 यूथ लीडर्स तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को लेकर कर लूँ। पहले राहुल गांधी की बात करें, केंद्र की भी उनकी जो पॉलिटिक्स होती है, या बिहार के बारे में जो कुछ वो कर रहे हैं, कैसे देखते हैं राहुल की पॉलिटिक्स को? ठीक है, एक अपनी भूमिका निभाने का वो प्रयास कर रहे हैं, बट विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए, जो एक सकारात्मक भूमिका होनी चाहिए, जहाँ पे भाई ठीक है, आप विपक्ष हैं, आप हमारी गलतियों को, जहाँ आपको लगता है कि हम लोगों ने गलत फैसले लिए हैं, आप उसको उजागर कीजिए। बट जब बात देश पे आती है, उस पे भी जब आप इंटरनेशनल इश्यूज़ पे भी जब आप देश की राजनीति को ऊपर कर देते हैं, तो ये सोच गलत है। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में अभी तक ये सवाल पूछे जा रहे थे कि आपको कैसे पता कि आतंकी पाकिस्तानी ही थे, या इन तमाम बातों को लेकर जब आप ये राजनीति करते हैं, मैं कतई मैं उसका पक्षधर नहीं हूँ। वो ये जानना होगा कि भैया जिस बिहार से निकाल के आज इस बिहार को हम लोग लेकर आए हैं, उस वक्त का बिहार कैसा था। दिन दहाड़े शोरूम लूट लिए जाते थे, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, वो हम लोग की पीढ़ी वाले सब जानते हैं कि किस तरीके से अपराध चरम सीमा पे था। तो अगर वो कंपैरेटिव स्टडी करने जाएंगे तो फिर आंकड़े अपने आप प्रमाणित करेंगे कि कौन सही और कौन गलत। यहाँ एक सवाल खड़ा हो जाता है कि अगर वो जंगल राज था जैसा आप बता रहे हैं, तो उस जंगल राज के एक पोस्टर बॉय के तौर पे मोहम्मद शहाबुद्दीन थे।
उनकी वाइफ हिना साहब से मिलने चिराग पासवान जी उनके घर क्यों जाते हैं? देखिए, मेरे व्यक्तिगत संबंधों को मैंने हमेशा राजनीति से मैंने अलग रखा है। हिना साहब जी के साथ जो मेरे रिश्ते थे, इसके अगर मुझे राजनीतिक मायने ही निकालने होते तो संभवतः आज वो मेरे दल का हिस्सा वो होती, पर आज वो वापस किस दल में है ये भी आप जानते हैं। तो ऐसे में व्यक्तिगत संबंध अगर किसी के परिवार के साथ हैं, उसको सिर्फ इसीलिए छोड़ दिया जाए क्योंकि उस परिवार में किसी एक व्यक्ति की छवि ऐसी थी, मैं उसका पक्षधर नहीं हूँ। चिराग जी, इंडिया टीवी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान।